बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन आज पाकिस्तान 10 दिन बाद 70 साल का हो जाएगा। हमने इन 70 बरसों में दुनिया के तमाम बड़े निजाम ट्राई किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे निजाम हमारे पास पहुंचकर नाकाम साबित हुए। हमने गवर्नर जनरल का निजाम भुगताया, हमने सदारती निजाम ट्राई किया, हमने बुनियादी जमहूरियतें भी चेक की, हमने मुल्क में 4 बार फौजी हुकूमतें भी बनाई, हमने मुल्क में सिविल मार्शल लॉ भी लगाया, हमने पार्लिमानी निजाम भी ट्राई किया, हमने सोशलिज्म भी चेक किया, हमने सरमायादाराना निजाम भी ट्राई किया, हमने जनरल ज़ियाउल हक की शरीयत भी नाफिज की, हमने स्विट्जरलैंड का बल्दियाती निजाम भी ट्राई किया, हमने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स भी चेक की और हमने कई बार किंग्स के बगैर किंग्स पार्टियां भी बनाकर देख ली। लेकिन आप हमारा कमाल मुलाहिजा कीजिए, हमने 70 वर्ष में साबित कर दिया कि इंसान अगर इंसान ना बनना चाहे तो दुनिया के कामयाब तरीन निजाम मिलकर भी उसे इंसान नहीं बना सकते। हमने जहां से सफर शुरू किया था, हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही हैं। दुनिया बदल गई लेकिन हम नहीं बदले। हम बदल गए होते तो आज अमीर मुकाम ये ना फरमा रहे होते। मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं आयशा से ये बात कहलवाओ कि केपीके में करप्शन हो रही है, लूट मार हो रही, वो तो पूरी दुनिया देख रही है, मैं नहीं। उनके अपने पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं 2013 से कहते हैं कि यार चोरी और इसका बाजार गर्म है, आपकी पीटीआई टूट फूट का शिकार है। मुझे लोग कहते हैं कि मुझे क्या जरूरत है, कहते हैं कि आप उसकी हुकूमत कब खत्म। मैंने कहा मैं तो हुकूमत अगर मेरा कायद कहे तो इतना मुश्किल काम नहीं है, 1 हफ्ते में फारिग करूंगा। वाह, क्या आप डिक्टेटर हैं कि आप 1 हफ्ते में छुट्टी करा देंगे? क्या हुकूमतों का फैसला आवाम नहीं करते, आप जैसे लोग करते हैं? अफसोस का मुकाम है। और आज जनरल परवेज मुशर्रफ भी बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए यह ना कहते कि पाकिस्तान को हमेशा डिक्टेटर ने ठीक किया, लेकिन जब वो गए तो सिविलियंस ने बेड़ा गर्क कर दिया। वो ये ना कहते कि पाकिस्तान में फौज मुल्क को पटरी पर लाती है और सिविलियन आकर उसे पटरी से उतार देते हैं। वो ये ना कहते कि आइन मुकद्दस है, लेकिन कौम आइन से ज्यादा मुकद्दस है। हम आइन को बचाते बचाते कौम को खत्म नहीं कर सकते। और वो ये भी ना कहते कि एशिया में सिर्फ उन मुल्कों ने तरक्की की जहां डिक्टेटर रहे। हम बाकी नुक्तों पर तो प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं जनरल साहब से सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आप आज दुनिया का कोई मुल्क बताइए जिसमें फौजी आमरीत हो और वो तरक्की कर रहा हो। दूसरा, इंडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान और ईरान, क्या ये सब मुल्क एशिया में नहीं हैं? और क्या ये हमसे तरक्की में बेहतर नहीं है? जैसा साहब, तुर्की और बांग्लादेश जैसे मुल्कों ने भी उस वक्त तरक्की की जब ये आमरीत के साए से बाहर निकले। क्या हमें तरक्की के लिए एक और आमरीत चाहिए? और क्या आज जनरल परवेज मुशर्रफ और अमीर मुकाम दोनों के बयान से आमरीत की बू नहीं आ रही? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शाह फरमान साहब ने मैं ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं, पेशावर में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इम्तियाज आलम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, लाहौर में इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर अमजद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ इनका ताल्लुक है, फैसलाबाद में हमारे साथ हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं। शाह फरमान साहब, ये फरमाइए कि सर, आज अमीर मुकाम साहब ने दावा किया है कि अगर उनका लीडर कहे तो आपकी हुकूमत 1 हफ्ते में खत्म हो सकती है। मुझे वैसे एतराज है इस बात पे कि सिविलियन डिक्टेटर नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या आपकी हुकूमत इतनी कमजोर है कि एक लीडर के इशारे पर 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी? जी, जिस कंटेक्स्ट में अमीर मकाम ने बात की है और जिस तरह उनकी सियासत का एक वतीरा है, जिस तरह वो परवेज मुशर्रफ के दौर में यही बातें मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कहा करते थे, जिस तरह वो रिलेशन बढ़ा लेते हैं, जिस तरह ताल्लुक वो बना लेते हैं, ये उनका स्टाइल है। और अगर वो ये समझते हैं कि पैसों पे वो अरकान को खरीद लेंगे तो वो ज़माना गया, क्योंकि कोई भी रुकनी असम्बली पॉपुलर वोट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पीटीआई का वोट बैंक खासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतना है कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन ये रिस्क नहीं लेगा और इतना अनपॉपुलर काम नहीं करेगा।
लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि साहब ये फरमाइएगा कि आपकी ये एक कुछ इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से आ रही है, आपकी पार्टी की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से भी, कि आपके कारकुनों को, आपके एमपीएस को, आपके एमएनएस को खरीदने की कोशिश की जा रही है, क्या ये हकीकत है? देखिए, ये जो पिछले दिन वाकया हुआ, इससे आप क्या तवक्को रखते हैं? और मैं जावेद साहब इसकी आपको सिर्फ इतना जरा थोड़ी सी तमहीद बांध दूं कि अगर आपका सारा पॉलिटिकल कैरियर तबाह होने वाला हो, आपके हजारों बिलियन रुपीस आपसे कन्फिस्केट होने वाले हो, आपको जेल जाने की आपको खतरा हो, और मैं सिर्फ एक फैमिली या प्राइम मिनिस्टर या किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर वो सारा माफिया है, चाहे वो जिस पार्टी के अंदर हो, जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, वो सारे इस बात पर मुत्तफिक है। सर, वो ठीक हो सकता है सर, ये बात आपकी दुरुस्त है सर, ये लेकिन वो एक बिल्कुल साइड इशू है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या आपके अरकान असेंबली को, सेनेटर्स को, एमएनएस को खरीदने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो पिछले दिनों जो वाकया हुआ, इससे आप अंदाजा कर लें। और मैंने ये बात इसलिए की कि इस तनाजुर में अब क्या इतना बड़ा नतीजा नहीं निकाला जा सकता। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, सिर्फ आयशा गुलेलई साहिबा से तो हुकूमत नहीं तोड़ सकेंगे सर। आपकी एक हफ्ता उन्होंने कहा है हमें इशारा कर दें, तो इसका मतलब वर्किंग हो रही है ना। तो आपकी पार्टी की तरफ से ये एतराजात भी आ रहे हैं कि हमें खरीदने की कोशिश की जा रही है। अगर खरीदने की कोशिश की जा रही है, जावेद साहब मैं जवाब दूं, अगर हमें इस बात का डर होता तो हम अपने कोalition पार्टनर को अलहदा ना करते। इस मौके के ऊपर अगर हम ये पॉलिटिकल फैसला लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ना तो हमें कोई खतरा है और ना हमें इक्तिदार की सियासत की परवाह है। मेरा कहने का मकसद ये है, ठीक मैं सिर्फ इतना बता दूं, साहब की तरफ आने दें मुझे, मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं जी कि मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर कोई जेल जाने वाला हो, उसके पैसे कन्फिस्केट होने वाले हो, पॉलिटिकल कैरियर खत्म होने वाला हो, तो पैसे क्या वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बिलो द बेल्ट तक वार कर सकते हैं। तो जिसमें कोई शक नहीं है कि वो अपनी तबाजमाई करेंगे। लेकिन मैंने आपको ओके मियां साहब ये फरमाइएगा सर, एक परसेप्शन है पीटीआई की तरफ से और बहुत से लोग तजियाकार भी ये समझते हैं कि जब आप बुरे वक्त आपका आया और आप हॉट वाटर्स में आए तो आपने साथ ही पीटीआई को टारगेट करना शुरू कर दिया और ये कहा जाता है कि आयशा गुलेलई साहिबा के पीछे आप हैं और अब आप उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। और अगर ना होते तो अमीर मुकाम साहब आज इतना बड़ा ऐलान न करे होते कि एक हफ्ता हमें चाहिए और हुकूमत खत्म वहां से। देखिए चौधरी साहब, अगर आप अमीर मुकाम के हवाले से सिर्फ बात करें ना, तो अगर हम चाहते तो ये हुकूमत इनकी बनती ना पीटीआई में, इसलिए कि इनके पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी। अगर हम तो माजी की बात है, ये 2013 अब आ जाए 2013। अब 2013 में इनकी जमात में खुद बड़ी ग्रुपिंग है और 2017 में अगर आप उनके ग्रुप को जो है अभी तक हमने किसी से राब्ता नहीं किया। अमीर मुकाम का कहने का ये मकसद था कि अगर जो इनकी अपनी ग्रुपिंग है उनके साथ हम मिल जाएं तो इनको हुकूमत से हटाया जा सकता है, तोड़ सकते हैं। तो ये है मकसद। अब आयशा गुलेलई साहिबा के बाद तो ये साबित हो रहा है ना जी कि आप कुछ भी कर सकते हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, बात ये है कि आयशा गुलेलई के हवाले से जो बात की जा रही है, मैं कहता हूं कि नाज बलोच को या हमने कहा था, इसके अलावा 10-12 लोग और हैं, खासतौर पर खवातीन जो हैं वो भी हैं जो इनको छोड़ना चाह रही हैं और अगले दिनों में आप देख लेंगे। हकायक ये हैं, आपको कैसे पता कि छोड़ना चाह रही हैं और देख लेंगे? मैं अर्ज करता हूं, उनको नहीं पता, आपको पता। मैं इसकी वजह बताता हूं कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर लीडर का रवैया बाप जैसा ना हो, अगर लीडर का रवैया खवातीन के साथ ऐसा हो जिस तरह की बातें, और मैं ये कहूंगा कि क्योंकि मेरे हवाले से मैं 1-2 दफा पहले ऐसी बातें कर चुका हूं कि मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं खुद ये बात करूं, लेकिन क्योंकि ये बात हुई है इस पे कमेटी बननी चाहिए। मैं तो कहता हूं उलमाए कौंसिल जो है उनको भी इसमें आना चाहिए, तो बना ले भाई बिल्कुल। और ये पता चलना चाहिए, एक लीडर खुद को अपने आप को कहता है, और ये पहली बात है, इसकी तो हिस्ट्री है भाई, इसकी तो तारीख है और खुद ये मानता है कि मैं तारीख बहुत सारे लोगों की इस किस्म की है। मैं माजूद चाहता हूं सर, हिस्ट्री हमारी बड़ी गंदी है। लेकिन मेरा ख्याल है चौधरी साहब, शायद ही कोई ऐसा लीडर हो जिसके मुतल्लिक उसकी अपनी जमात से उठ के किसी खातून ने ये बात की हो
किरदार कशी के हवाले से, उसकी बदकिरदारी के हवाले से। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में कोई खुद को एक जमात का सरबराह कहे और उसकी अपनी जमात से कोई खातून उठे और उसके बाद किरदारी का इल्जाम लगा दे। एक और नुक्ता आपके पास लेके आ रहा हूं और उसके बाद फिर मैंने आगे जाना है। ये फरमाइए सर कि ये वाकई आप ये समझते हैं कि आयशा गुलेलई साहबा जो कुछ कह रही हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहलवा रही है और उनके पास किसी किस्म का कोई मवाद नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई टेक्स्ट मैसेजेस नहीं है, ब्लैकबेरी पे किसी किस्म की कोई तस्वीर उनको नहीं भेजी गई और कोई मैसेजेस उनको नहीं भेजे गए? जावेद साहब, पिछले 2-3 दिनों से जो डेवलपमेंट्स हैं वो उनके अपने जो एडवाइज़र हैं उनके मामले खसूसी उनके साथ थे, जो पीटीआई के वर्कर्स उनके साथ 2-3 साल से रहे हैं, जो उनकी मावनत की है, जो उनको सपोर्ट किया है, और जो उस दिन इमरान खान के पास वो गई हैं तो वो सारे लोग उनके साथ थे और वो 1 बाय 1 उनका रिएक्शन सामने आ गया। सर वो सारी बाते दुरुस्त सर, लेकिन ब्लैकबेरी कहां लेके जाएंगे सर? आप टेक्स्ट मैसेजेस कहां लेके जाएंगे? मैं आपको और ये मैं आपको बता दूं, मैं आपसे बता रहा हूं सर, मैसेजेस तो मैंने खुद भी देखे हुए सर। तो मैं वैसे क्योंकि आपकी पार्टी का इशू है, इनका इशू है, मैं उस इशू में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैसेजेस वाकई एग्जिस्ट करते हैं। जावेद साहब इशू ये है कि बहुत सारे लोग हैं, किसी का ये वतीरा है कि वो किसी फॉरेन जर्नलिस्ट या किसी फॉरेन सिंगर्स को कॉल करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे कि वो शादीशुदा खवातीन के ऊपर हमला करके लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं, कोई अपने अफसरान की बीवियों की जिंदगी तबाह कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक लड़की वो मांगती है NA1 की टिकट, तो क्या अगर NA1 की टिकट उसको उस दिन वो कन्विंस हो जाते और कहते कि चलो वो आपकी, तो फिर वो क्या करते? नहीं कर सकते। डॉक्टर अमजद साहब की तरफ जाने दें मुझे, मैं सर आऊंगा सर दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर अमजद साहब ये फरमाइए सर, ये आज जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का जो बयान है वो बड़ा हैरान कौन है। उन्होंने कहा कि आइन मुकद्दस हो सकता है लेकिन कौम उससे ज्यादा मुकद्दस है, और फौजी डिक्टेटर जो थे वो बड़ी मुश्किल से मुल्क को पटरी पर लेकर आते थे, सिविलियन आके फिर उसको खराब कर देते हैं। आप सर क्या करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि आइन बंद कर देना चाहिए और एक दोबारा पूरे मुल्क को उठा के डिक्टेटर के हवाले कर देना चाहिए? नहीं जावेद साहब, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम आइन का एहतराम करते हैं और आइन की पासदारी करना हमारा कौमी फरीज़ा है और हम करते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये की है कि अगर मुल्क के अंदर और बैरूनी ख़तरात हों या मुल्क को कोई सीरियस दरपेश चैलेंजेस हों, तो उस वक़्त अगर आइन को वक्ती तौर पे मुअत्तल करते या उसमें कोई चेंज आती है तो वो मुल्क को बचाना ज़रूरी है, कौम को बचाना ज़रूरी है। आइन तो वहीं का वहीं है, वो तो फिर बहाल हो सकता है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिस आइन की आप बात करते हैं, ये आइन जो साबका चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने खुद परवेज मुशर्रफ साहब को कहा कि आप आइन में तब्दीली भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, और आपने जो 1999 का जो इक़दाम किया वो भी दुरुस्त है। तो अगर एक अदवार में आप ज़रूरत के तहत उसको यस कर देते हैं और दूसरी दफ़ा अगर उन्होंने उसका हवाला दिया है 3 नवंबर 2007 का, तो वो वक्त के मुताबिक उसके अंदर अमेंडमेंट या यूज हो सकता है। लेकिन ये कतर हम नहीं कहते कि आइन के बगैर मुल्क चल सकता है, आइन तो मुकद्दम है। डर से ये फरमाइएगा, काम करते हैं आइन का, लेकिन डर से ये फरमाइएगा कि अब दोबारा वो वक्त आ गया है कि आइन में तरमीम करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए करनी चाहिए या बराह रास्त करनी चाहिए। आप ये समझते हैं कि दोबारा मुल्क वहां पे पहुंच गया है कि जहां पे आइन को सस्पेंड कर देना चाहिए या फिर उसके अंदर तरमीम कर लेनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त आइन बिल्कुल दुरुस्त हालत में है और इसको हमें फॉलो करना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है आइन में तरमीम करने की। सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक जो फैसले कर रही है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसले कर रही है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर एक डिक्टेटर के लफ्ज़ को थोड़ा सा आप वाजे कर लें कि क्या डिक्टेटर सिर्फ वर्दी वाला है या डिक्टेटर वो है जो एक शाही खानदान का सरबराह बन जाता है। मुशर्रफ साहब ने आज फैमिली के लोग फौजी डिक्टेटर्स की बात की है सर। आज उन्होंने सर, क्योंकि जनरल मुशर्रफ साहब की बात हो रही है सर, उन्होंने फौजी डिक्टेटर्स की बात की है सर, फौज की बात की है। मैं वही आपको एग्जांपल देता हूं कि उन्होंने ये कहा कि जितनी तरक्की मुल्क के अंदर हुई है या मुल्क को मुश्किल हालात से बेहतरी की तरफ लेके आए हैं, जिसमें मुल्क ने तरक्की की, आवाम ने खुशहाली की, वो सिर्फ उन
फौजियों के अदवार हैं, जिसमें जनरल अयूब खान थे, जनरल जियाउल हक साहब थे और फिर मुशर्रफ साहब थे। सर के मुल्क को हम अगर तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं तो हमें जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की जो फिलॉसफी है उस पर अमल करना होगा। हम ये नहीं कहते, नहीं हम ये नहीं कहते कि सिर्फ फौजियों का द्वार। हम कहते हैं कि ये फौजी हुकूमत की बिल्कुल जरूरत नहीं। उन्होंने पिछले जो अदवार है उनका मुकाबला किया। आप खुद भी देख लें कि पिछले 10 साल से जो मुशर्रफ साहब का 10 साल का दौर था वो तरक्की का दौर था। अब जो 10 साल में जमहूरी हुकूमत आई है वो आपके सामने है कि उन्होंने कर्जों में डुबो दिया। सर इम्तियाज साहब की तरफ आने दें, मैं दोबारा आऊंगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ। क्या ये डिक्टेटरशिप है या वो दोबारा आऊंगा? ओके इम्तियाज साहब ये फरमाइएगा, सर ये आपने देखा होगा इंटरव्यू सारा उनका पढ़ा होगा आपने, तो आप उनकी फिलॉसफी से इत्तफाक करते हैं? उनकी फिलॉसफी तमाम मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस और पिछले जो 300 साल की हिस्ट्री है सिविलाइजेशन की, जिसमें जमहूरी ढांचे, जमहूरी निज़ाम, आइनी निज़ाम तश्कील पाया, उसकी नफी है। बड़ी जाहिलाना बात है कि और वो आइन का मतलब ही नहीं समझते। जियाउल हक कहते थे 12 सफ़े का है, उठा के सर्दी की टोकरी फेंक दूंगा। इन्होंने 2 बार तोड़ दिया, इनका कुछ हुआ नहीं। इनका कुछ हो जाता तो शायद इन्हें समझ आ जाती कि आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। मामला ये है कि ये आइन क्या है? आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी माहिदा है शहरी और रियासत के दरमियान। जब आप उसे तोड़ते हैं तो वो माहिदा टूट जाता है। मैं बतौर शहरी आज़ाद हूँ, फिर मैं नहीं मानता उसे। जब रियासत ने माहिदा तोड़ दिया मेरे साथ, मैं बतौर शहरी अपने हकूक छोड़ता हूँ, इख्तियारात देता हूँ रियासत को और अपने लिए गारंटी मांगता हूँ अपने हकूक के लिए। उसके लिए अदलिया रखी जाती है जो आज़ाद होकर मेरे हकूक का प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आमिर उठते रहे, ये बहुत खुद गर्ज थे। जैसे अयूब खान ने क्यों टेक ओवर कर लिया भाई, या उसके बाद फिर याह्या खान ने क्या किया इस मुल्क के साथ? अयूब खान ने 22 खानदान पैदा किए, लाइसेंस सिस्टम लेकर आए और ये सारा करप्शन का निज़ाम, एक करप्ट सरमायादारी वो लेकर आए। उसके बाद याह्या खान ने क्या किया? याह्या खान ने मुल्क तोड़ दिया और वो बाद में भी तैयार थे वो और उनके रफ़का कि मुल्क टूट चुका, फौज 90,000 कैदी हो गए, तब भी वो तैयार हैं। और याह्या खान ने अयूब खान का आइन तोड़ दिया और अयूब खान ने ये नहीं कहा कि आइन बरकरार रखो, और बगैर कोई आइन नहीं था जब याह्या खान ने हुकूमत के दौरान। और बाद में जब वो गए तो भुट्टो साहब को मार्शल लॉ के तहत हलफ लेना पड़ा। उसके बाद फिर क्या जियाउल हक आए, वो क्या लेकर आए हमारे लिए? क्लासिक ऑफ कल्चर, ये जहादी कल्चर, ये इंतहा पसंदी, ये फिरकावारियत, ये सारी तबाही जियाउल हक लेकर आए। अब उसके बाद जनरल मुशर्रफ आ गए। ये कहाँ हुआ है? 1973 के आइन के बाद, जबकि पूरा एक कौमी इत्तेफाक हो गया। यकीनन जियाउल हक के दौर में आया था। लेकिन मुझे आप बात करने यहाँ पे अब क्या बयानिया चल रहा है कि चूंकि नवाज शरीफ को जियाउल हक लेकर आए थे, लिहाजा आप समझते हैं कि जियाउल हक ने हरामी काम किया था, गलत काम किया था? आप समझते हैं? ये आप नहीं समझते। आप ऐसी ताकत दे रहे हैं नवाज शरीफ को। अयूब खान लेके आए थे। हाँ, और इसलिए अयूब खान ठीक था है। आपका मतलब यह है कि जो सिविलियन नुमाइंदे हो, जो अवाम के नुमाइंदे हो, आप मुझे बात करने दें। आपको शर्म आनी चाहिए, आप मुशर्रफ के साथ बैठे। आप खुद तरकीब आपने 2 बार आई तहजीब में रहे, ये अपनी तहजीब में रहे। ये शर्म आपको आनी चाहिए कि जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो जमहूरियत का पास नहीं करते, जो जमहूरियत के नाम पे कलंक है, टीका है, वो जमहूरियत के नाम पर मुल्क को लूट रहे हैं, जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान को खोखला कर दिया, पाकिस्तान को आप लोगों ने तबाह कर दिया। आप किस जमहूरियत की बात करते हैं? आप अपने खानदानों को पाल रहे हैं, आप किसको पाल रहे हैं? और आप कहते हैं कि जी अफवाज, आप दोनों से बारी बारी बात कर रहे हैं, ये बारी बारी बात करें ताकि किसी को समझ तो आए। मेरे भाई भुट्टो ने तोड़ा, उसने कहा तुम उधर हम इधर, ये भुट्टो का काम था तोड़ना। उसके बाद मार्शल सबसे पहले भुट्टो साहब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। क्या वो जमहूरी दौर था? नवाज शरीफ डिक्टेटर बन के खानदान की हुकूमत कर रहे हैं, क्या ये जमहूरियत है? आप हमें शर्म की बात करते हैं। हमें हक है, रुकिएगा डॉक्टर साहब, हमें हक है कि हम नवाज शरीफ पे तनकीद करें,
हम उठा लिए नहीं जाएंगे, गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे, जेल नहीं चले जाएंगे। हमें हक है जुल्फकार अली भुट्टो को तनकीद करने का, हमें हक है कि इनके गैर जमहूरी रवैयों को तनकीद करने का। हम नहीं समझते कि इन्होंने बहुत सारे गैर जमहूरी काम किए, हम उनकी मजम्मत इसलिए कि हम जमहूरियत के साथ हैं, और जमहूरियत ही आज का महज़ब तरीका है। ये कैसे एक बंदा बैठा है, उसकी नौकरी खतरे में, उठ के उसने हुकूमत में कब्जा कर लिया है, एक बार नहीं 2 बार कर लिया है, ये क्या है? क्या वो रियासत से बालातर हैं? क्या कौम से बालातर हैं? क्या कौम आइन से लगा है? सर एक और मैं एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं इम्तियाज साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि आमरीयत होनी चाहिए। जमहूरियत एक सिस्टम है जिसको पूरी दुनिया 10,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। उसके बाद सब इंसान इस कंसेंसस पे पहुंचे हैं हम भी यही कहते हैं जमहूरियत होनी चाहिए, मुल्क नहीं चल सकता। सर ये बात दुरुस्त है, सर मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले। लेकिन सर इशू ये है बात सुने कि जमहूरियत साहब असल जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत को हम असल जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं कह सकते। अगर डिक्टेटर्स ने नुकसान पहुंचाया है तो सर ये जमहूरी की शक्ल में जो आमरीयत है पाकिस्तान में, उससे भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। आप पिछले 10 साल देख लीजिए जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, हमें सवाल तो उठाना चाहिए। और ये जो कहा जाता है कि तरक्की हुई डिक्टेटर्स के दौर में, इकोनॉमिकली तरक्की तो हुई, माशरती तौर पर नुकसान हुआ, लेकिन ये जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनको भी अपना किरदार दुरुस्त करना चाहिए, उनको भी एक ट्रू डेमोक्रेसी इस मुल्क में लेके आनी चाहिए। इस पे तो सवाल उठाया जा सकते हैं इम्तियाज साहब, लेकिन मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मियां साहब बात यह है कि अगर आप लोगों ने परफॉर्म किया होता, अगर आपकी जमहूरियत असल जमहूरियत होती तो आज इस किस्म की आवाजें न उठ रही होती। तो साहब गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी सिविलियन हुकूमतें बनी है उस हुकूमत के नीचे एक और हुकूमत काम कर रही होती है, और बदकिस्मती ये है आजादाना तौर पे किसी को काम नहीं करने दिया गया। भाई कौन किसने रोका है? अच्छा मेरी आप देखें ना 4 साल आपको किसने रोका? मेरी 4 साल हमें चलने किसने दिया है भाई? 4 साल किसने? और मेरी अर्ज सुने, ये एक बात कर रहे थे ना डॉक्टर अमजद साहब कि जनाब या इनके लीडर जो थे वो कह रहे थे कि आइन को एक साइड पे रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई साहब हकायक ये हैं कि आइन की वजह से ये 4 इकाइयां इकट्ठी हैं, और आइन को अगर तोड़ दिया जिस तरह पहले डिक्टेटरों ने तोड़ा, तो अगर पार्लिमानी निजाम की जगह सदारती निजाम की बात अयूब खान ना करते तो मशरकी पाकिस्तान अलहदा होने की बुनियाद ना रखी जाती, और मशरकी पाकिस्तान जो टूटा वो डिक्टेटरशिप की वजह से टूटा। और ये इन्होंने कह दिया कि इधर तुम इधर हमसे, बात ये है मियां साहब तुम अगर हम कहने से मुल्क नहीं टूटते। आप तरमीम कर सकते हैं अपनी मर्जी की, तो दूसरों को क्यों नहीं इजाजत? सर मैं 18वीं तरमीम की ना सर आप। जावेद साहब मुझे मियां साहब से पूछे, ये है कि अवाम की मर्जी के बगैर अगर आप आइन में तरमीम करेंगे, अगर अवाम की मर्जी के बगैर आप कोई कानून बनाएंगे, वो कभी भी ना कौम कबूल करती होती है और ना कभी वो आवाम से कौन पूछता है मियां साहब? अच्छा आप लोग ये जवेद साहब मुझे एक बात बताएं, ये जो तरमीम की है, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान डिक्टेटर ने बनाया, ये जो तरमीम है डिक्टेटर तीसरी दफा वजीर आज़म बनने की तरमीम की है, ये क्या फातिमा जना, मोहतरमा फातिमा जना कायद आज़म की बहन तरमीम करते हैं, उसको इन्होंने गद्दार कह दिया अपने रास्ते की रुकावट समझते हुए। इनसे क्या तोको की जा सकती है? डॉक्टर साहब बोलिएगा। चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं आप? देखिए मैं जवेद साहब बात कर रहा हूं कि आइन में तरमीम क्या ये आइन में तरमीम अवाम से पूछ के करते हैं? आइन में तरमीम तो जो इनका दिल करता, तीसरी दफा वजीर आजम के लिए तरमीम के ऊपर जो उन्होंने सौदेबाजी की पीपल्स पार्टी से, ये अवामी नुमाइंदों को कौन पूछता है? अवामी नुमाइंदों को कौन पूछता है? मेरी बात सुने, ये पार्टी फैसला करती है, अपना पार्टी फैसला करती है। देखिए बात करने दो यार जरा, भाई मेरे बात करने दो, आपने की है। आप मुझे ये बताएं डिक्टेटर ने आज तक किया क्या है? आप चारों डिक्टेटर आए जिसने पाकिस्तान तोड़ा, आपको भी किस फैसला करते हैं, और फैसला करने के बाद आप वो और ये शख्स जिसकी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की तमाम
आप जो उनके पास बेइज्जती वो जाते उसको हैं, दे दी अमेरिका को। चौधरी साहब, इसके दौर में हमले हुए पाकिस्तान में ड्रोन हमले, इसके दौर में पाकिस्तान जो है तबाही के खाने पर पहुंचा। ये खिदमत है डिक्टेटर की, और ये अपने आप को कबूल करवाने के लिए पाकिस्तान के मफादात को दोपहर लगाते रहे हैं। ये है डिक्टेटरशिप। तो क्या कभी सिविलियन ने ऐसा नहीं किया, कभी सिविलियन ऐसा नहीं किया। सिविलियन हमेशा फांसी पर चढ़ जाता है, सिविलियन हमेशा अपने पूरे खानदान को मुकदमात में फंसा लेता है, जलावतनी बर्दाश्त कर लेता है, 25 साल की सजा भुगत लेता है, मगर कभी पाकिस्तान के खिलाफ सौदा नहीं करता। कमर में दर्द होना शुरू हो जाती है। ये डिक्टेटरशिप है, ये बहादुरी है। और आज तक एक मुकदमा बना है सिर्फ डिक्टेटर पे, और वो भी कमर में दर्द का बहाना बना के बाहर बैठा हुआ है। अगर ये डिक्टेटरों पर यार ये कौन सी सिविल हुकूमत है, ये कौन सी जमहूरियत है, वालों को सजा मिलती तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता, और इंडिया बांग्लादेश हमसे अलग हुए, मगर उन्होंने तरक्की की, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका, सिर्फ आप जैसे लोगों की वकालत की वजह से। मियां साहब और रुकिएगा मियां साहब आप किसी को बात डॉक्टर साहब आप रुकिएगा, क्या ये जमहूरियत है? चौधरी साहब, मियां साहब ये जमहूरियत है? चौधरी साहब मुझे आराम से अपना व्यू पॉइंट देने दे। शाह फरमान साहब एक मिनट रुके जरा, शाह फरमान साहब सिर्फ एक मिनट रुकिए। जी मियां साहब, जी डॉक्टर साहब। सर मैं ये बात कर रहा हूं कि क्या ये जमहूरियत है कि किसी दूसरे को ये जवाब ही नहीं देने देते, अपनी ही बात किए जाते हैं? क्या ये सिविलियन हुकूमत है कि खानदानों की हुकूमत है? जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, जरदारी को भी भुट्टो कह दे, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम शरीफ, यार ये क्या जमहूरियत है, ये क्या सियासत है? कौन इलेक्ट करता है? ये सारा फ्रॉड करते हैं। आपने जारादारी कायम की है। यार बात सुने, आप बात करने दे मुझे, आप बात करने दे मुझे, आप बात ही नहीं करने देते। ये जमहूरियत है? आप अगर हैं हुकूमत के नुमाइंदे तो क्या मतलब है? आप हमें बात नहीं इनके पास तो गाली गलूज के अलावा है कुछ नहीं। देखे कोई गाली नहीं कर रहा है, अपनी बारी पे आराम से डॉक्टर हमजा साहब जमहूरियत किसको कहते हैं? जब मैं आप जरा बता दें जमहूरियत किसको कहते हैं? आपका लीडर, आपका जो बंदा है जो कहता है कि जनाब आइन को एक साइड पे रखो, जब आया तो वो जनाब एक जैकेट ऐसी पहन के आया कि उसमें से कुछ प्रोटेस्ट न कर सके। भाई बात सुनो, अवामी लीडर जो होते हैं वो आवाम में होते हैं। ये नवाज शरीफ जा रहे हैं इतवार के दिन, संडे के दिन जा रहे हैं ना लाहौर, इसको बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत नहीं है। इसकी जैकेट असल जो है वो अवाम है, अवाम उसका दफा करेंगे, मगर हमेशा आप लोगों ने कमर की दर्द में बना के बाहर दौड़ दे। अब आप बात करते हैं। शाह फरमान साहब ये फरमाइएगा, अब आप मुझे बोलने दीजिए, आप सवाल ना करें। चौधरी साहब आप एक घंटे बाद सवाल न करें। मैं नुमाइंदों को जरूरत नहीं होती। मैं सब एक रुकिए, आप डॉक्टर साहब आपने अब बोलना नहीं है, आपने नहीं बोलना। अच्छा शाह फरमान साहब ये फरमाइए सर, आज दो बयान अभी मुझे डिबेट पर जावेद साहब, चौधरी साहब को के लिए मुझे इस डिबेट में जवाब देने दे, उन पे भी एतराज है। मुझे इस डिबेट में जवाब देने दे। आर्टिकल 6 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा कानून आइन को तोड़े या तोड़ने में मदद करे तो उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अब जावेद चौधरी साहब, अगर 31 दिसंबर 1985 को इंडेमनिटी बिल असेंबली से पास ना होता तो मौजूदा पीएमएलएन के आधे बंदों को फांसी चढ़ना थी, आधे मुस्लिम लीग नून को फांसी लगनी थी अंडर आर्टिकल 6। अगर 31 दिसंबर 1985 को इंडेमनिटी बिल पास ना होता, कानून तोड़ने वाले की मदद पीएमएलएन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके टोले ने की है। ये किस मुंह से आइन और कानून की बात करते हैं? ये खुद तो इसके ऊपर ये तो है डिक्टेटर की पैदावार। मुशर्रफ का रेफरेंडम का इंचार्ज भी मैं ही था, परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम का इंचार्ज भी मैं ही था। मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मगर उसको बचा लो। मुझे बताए, मुझे ये सवाल दिया जाने लगा, उसको बचा लो। अगर 31 साथ दिया जाना चाहिए, शाह फरमान को बचा लो। अगर 31 दिसंबर को 1985 को इंडेमनिटी बिल पास ना होता
तो जिन्होंने कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था और जिन्होंने मदद की थी, उनकी कानूनी पोजीशन क्या थी, उनके साथ क्या होने वाला था। ओके, मुझे ब्रेक लेने दे भाई, ब्रेक लेने दे। लेकिन सवालों के पास छोड़ के जा रहा हूं कि अगर जमहूरियत है तो उसको असल जमहूरियत होना चाहिए। इस कौम को असल जमहूरियत तलाश करने के लिए मजीद कितने साल चाहिए? एक छोटे से ब्रेक को, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मियां साहब, जब तक पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, बाहर मुल्क में कैसे जमहूरियत आ सकती है? सर, आप अपनी पार्टियों के अंदर तो जमहूरियत कायम कर लें पहले। यार साहब, पहले कहते थे कि शरीफ फैमिली से बाहर कोई नहीं आएगा, तो शरीफ फैमिली भाई, अगर खाकान अब्बासी शरीफ फैमिली से बाहर से आ गया, उसको तो बर्दाश्त करो। उसको भी गालियां दे रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं स्टपनी, कोई उसको कहता है जनाब रेलू कट्टा, जो मुंह में आए कहते हैं। खुदा का खौफ करें। मैं कहता हूं अगर ये जमहूरियत की सिर्फ बात करते हैं, क्या ये जमहूरियत इन्हीं में है जो गुलेलाई कह रही हैं? क्या जो नीचे वो कह रही है कि जो इसके राइट लेफ्ट खड़े होते हैं, इसको मेरी जुबान से नहीं देती कि क्या उसको ये जमहूरियत कहते हैं? मैं उसको इज्तिमाई बात करता हूं, इज्तिमाई कामों वाले। मतलब बात यह है कि खुदा का खौफ करें, आप किसी को बख्शते नहीं है। हर बंदे को आप कहते हैं ये करप्ट है, हर बंदे को आप कहते हैं ये इसका किरदार ठीक नहीं है। अपने गिरबान में जान के तो देखिए आपने क्या है। ये बताऊं कि पाकिस्तान की सबसे बेहतर पहला बंदा होगा इमरान खान, तो आप पहला बंदा है जिसने अपनी जमात से लोग कह रहे हैं ये बदकिरदार है। और मैं ये कहूं कि इसका फैसला अब हो जाना चाहिए। हिस्ट्री जो है वो ऐसी है, क्योंकि मैं कहता हूं कि अब्बासी ने ये कहा है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं, मियां साहब वज़ीर आज़म और इसे संसार करना चाहिए। ऐसे बंदे को गलत हो जाए, अगर साबित होए तो मैं कहता हूं ये साबित होने पे इसको संसार करना चाहिए। शाह फरमान साहब, ये नहीं रहती, सरासर ज़्यादती है। नहीं, चौधरी साहब, आम बंदे के लिए तो कानून है, उसको जेलों में डाल दे। कानून है, अगर कोई फैसला करे गलत करे तो उसको तो आप डालते हो, इसको क्यों नहीं डालते भाई? ओके, सरासर ज़्यादती है। मैं मादर चाहता हूं तस्वीरें, बेनजीर भट्टों की तस्वीर, इमरान खान की जाती जिंदगी की तस्वीर, ये पाकिस्तान में किसी और सियासी जमात ने नहीं की सिवाय PMLN ने। लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, गलत फॉरनर जर्नलिस्ट भी मौजूद है, हकीकत को बयान करना, फॉरनर जर्नलिस्ट भी मौजूद है। इंडियन सिंगर दिलशाद बेगम भी मौजूद है, मगर इसको किसी से और मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। किसी सूरत में रुकिएगा सर, रुकिएगा प्लीज, रुकिएगा। शाह फरमान साहब जाती है, मुझे ये जाती नहीं है। मैं एक घंटे से आपको सुन रहा हूँ, मैं एक घंटे से सुन रहा हूँ कि मियां शहबाज शरीफ बड़े इज्जतदार नहीं पनपने देंगे उसकी सोच को, अप्रोच को। मैं कहता हूँ ये क्या, ये आप मुझे बताइए, मैं क्या कहूँ, मुझे ये बताओ। रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। लोगों के बड़े-बड़े लोगों के आपने इज्जतदार ऑफिसर, एक मिनट रुक जाए। ये इस्लामी माशरा है। आपके लीडरशिप ने शादीशुदा खवातीन को भगाया है, आपके लीडर ने इज्जतदार वकला की भी वाली है, आपके लीडर मुझे बताओ शहबाज शरीफ ने किसकी बीवी है? शहबाज शरीफ ने किसकी बीवी है? शहबाज शरीफ ने कितने फरमाइएगा यार, तुम टर्माइल में चला गया है और हमें हिस्ट्री को रिपीट कर देना चाहिए। क्या मतलब है? इनसे पूछे कितने ऑफिसर्स की बीवियां शहबाज शरीफ छीन चुका है, कितने इज्जतदार लोगों की बीवियां नवाज शरीफ छीन चुका है। सब बात सुने, ये मैं ये कहूंगा इस वक्त इमरान खान को कह रहे हैं तो इनके अपने दोनों जो मियां साहबान हैं उनके भी किस्से मशहूर हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने किसको
तलाक नहीं दिलवाई, शहबाज शरीफ ने किस किस की बीवी पे हमला किया, बल्कि सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है तो ये क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं यार? तो फिर वोट ही करानी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो? खातून जो है वो बात कर रही है। सर मैं माजरत चाहता हूँ, बात नहीं कर रहा। माइक बंद कर दें भाई, तीनों माइक बंद कर दें भाई, तीनों माइक बंद कर, तीनों माइक बंद कर दें। ख्वाजा साहब मैं आपसे माजरत चाहता हूं, ये इस बेइंतहा तमाम हदूद क्रॉस कर दी, मैं माजरत चाहता हूं आपसे, मैं वाकई आपसे माजरत चाहता हूं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।